और इसलिए मैं शेरनी की तरह ललकारती हूं कि मैं ओसिया को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी। दूसरा, मैंने कहा था कि मैं ओसिया को गुंडा राज से मुक्त करूंगी और मैंने कहा था तीसरा कि मैं ओसिया के अंदर चौमुखी विकास और रचनात्मक काम करूंगी। मैंने वो तीनों वादे पूरे नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान। दिव्या मदेरणा कांग्रेस की बेबाक सांसद जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई नजर आती हैं। ओसिया सीट से पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और विधानसभा का चुनाव जीत भी चुकी हैं और इस बार भी कांग्रेस ने दिव्या मदेरणा को उनकी संसदीय सीट यानी कि ओसिया से फिर से उतारा है। और हाल ही में आपको बता दें कि बीते दिन यहाँ पर दिव्या मदेरणा नामांकन भर के भी आई। नामांकन भरने के बाद अपनी पार्टी की जीत को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर क्या कुछ कहती हुई नजर आई, देखिए जरा। मेरे परिवार की पेट है, नेता काबिले एतबार होना चाहिए और वो काबिले एतबार पेट मेरे पिता और दादा ने आपके बीच में खून पसीने की कमाई करी, आपके बीच संघर्ष किया और फिर कमाई। मैंने कहा मैं 5 साल बाद जब आपके बीच आऊंगी तो कार्यशैली के आधार पर वोट मांगने आऊंगी। मैं 5 साल आपके बीच में जब वापस आऊंगी तो उस 5 साल के लेखे जोखे के नाम पर वोट मांगने आऊंगी। मुझे आज खुशी है कि आज 5 साल बाद मैं आपके बीच में ओसिया के रचनात्मक काम और चौमुखी विकास की गाथा लेकर आई हूं। मैंने सबसे पहले कहा था कि मैं ओसिया को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी। दूसरा, मैंने कहा था कि मैं ओसिया को गुंडा राज से मुक्त करूंगी और मैंने कहा था तीसरा कि मैं ओसिया के अंदर चौमुखी विकास और रचनात्मक काम करूंगी। मैंने वो तीनों वादे पूरे किए और इसलिए मेरा आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। आज मेरे पिता ने कहा था कि संघर्ष के पथ तय करने पड़ते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई बीच की गली नहीं होती, ये रास्ते तुम्हें स्वयं तय करने हैं। मैंने पूर्ण विश्वास और आत्मसंतुष्टि के साथ आज आपके बीच खड़ी हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे काम के आधार पर आप मेरा आकलन करेंगे। मुझे विश्वास है कि जब आप 25 तारीख को वोट देने जाएंगे तो खटका दबाने से पहले काम के बारे में जरूर सोचेंगे। मैंने एक वादा किया था कि मैं भेड़ हड़लाया की परियोजना लेकर आऊंगी, ये मेरे पिता का अधूरा सपना है। 2008 के चुनाव में मैं उनके साथ साए की तरह खड़ी थी और उन्होंने ओसिया की जनता को कहा था कि आपके विश्वास का वोट और मत मुझे मिला और महिपाल मदेरणा को विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिला, तो मैं ओसिया की जनता को वादा करता हूं, मैं इन बहनों को वादा करता हूं कि इनके सर से घड़े उतरवाऊंगा, मैं ओसिया की जनता को हिमालय का मीठा पानी पर पहुंचाऊंगा। आपके वोट की टंकार से वो जीते, कांग्रेस की सरकार में जल संसाधन मंत्री बने और ढानी ढानी गांव के अंदर मीठा पानी आया, मीठा पानी आया। लोग आश्चर्य करते थे कि हिमालय का मीठा पानी अपने यहां धोरों
लेकिन फिर यह भी बात करते थे कि जबान के धनी है, इनके वादा खिलाफी नहीं होती, जो कह दिया वो लॉ की लकीर है, कहा है तो तरकीब बहुत होगी, इनको पेन चलाने की अटकल आती है। जैसे हमें खेती की आती है, वैसे राजनीति की खेती में पारंगत हैं, तो विश्वास है हमारे को। मेरे पिता ने 5 लाख घेवड़ा, तिवरी, मथानिया और भेड़ हलाया स्वीकृत कराई। बदले की राजनीति से भाजपा की सरकार ने भेड़ हलाया की परियोजना नहीं होने दी। आज भेड़ हलाया की पंचायतें इस सभा में बैठी हैं, उनको विश्वास नहीं था कि 10 साल बाद अब वो योजना या पानी उनके घर में आएगा कि नहीं आएगा। बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि ये स्कीम लेट हो गई है, क्या होगा, पहल के रह गए, अब के रह जाएंगे। तो मैं इनका अब की बार ट्रेन छूटने नहीं दूंगी मैं। और मैंने भेड़ हलाए की जो योजना मेरे पिता ने बनाई थी, जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति हो गई थी, उसे पुनः खुलवाया। बढ़ती जनसंख्या और नए गांवों के साथ में उसे रीडिजाइन करवाया और उसके अंदर नई बड़ी एसआरस पीली टंकियां जुड़वाई। फिर मैंने 5 लाख घेवड़ा और तिवरी, मथानिया में भी जुड़वाई, क्योंकि घर घर नल की जो योजना है वो पाइपलाइन की योजना ज्यादा है कि पाइपलाइन से घर घर पाइपलाइन एक्सटेंड करेंगे और घर तक टूटी देंगे। मैंने कहा ये ऐसे पाइप लगा दोगे जिनमें पानी नहीं आएगा, हम गांव में जाएंगे और लोग कहेंगे तो भारी उड़ी थारी पाची ले जाओ कौन भारी अड़ी पाइपलाइन, पानी नहीं आवे हमें। मैं इनका बिना टंकियों के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ये खोखली बातें मत कीजिए, हम ऐसे ढानियों में पेयजल की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। मैंने नक्शे खुलवाए और जिस गांव में, जिस ग्राम पंचायत में टंकी नहीं थी, वहां ऐसे पेन से टंकी बना दी, ऐसे लेके और ये टंकी बना दी, पूरे मैप कर दिया। अधिकारियों को कह दिया रीडिजाइन कर दीजिए, यहां टंकी बनेगी। अधिकारियों ने रीडिजाइन कर दिया, 200 की लागत 1500 हो गई, पीएचडी में ऊपर गई, तो इन टंकियों को काटो, इन पे कैंचियां चलाओ। उन पे कैंची चलाने का काम किया, मेरे संज्ञान में आया तो मैं उनसे भिड़ गई। मैंने कहा टंकी नहीं कटेगी, और ये बताइए आप मुझे कि टंकी नहीं बनने का कारण लिख कर दीजिए, आप उल्लेख कीजिए। मैंने जनसंख्या के आधार पर पुरानी टंकी कितनी केएल की है, उसके आधार पर एक एक टंकी के काटने का विवरण दीजिए। खाना पूर्ति लेपा पोती करके लेकर आए, सब विवरण गलत थे, मैं पढ़कर जाती हूं। मैं पीएचडी के इंजीनियर से संवाद करने से पहले उसके ऊपर की जितनी नॉलेज होती है उतना पढ़कर जाती हूं। वो नैला मारेगा तो मेरे पास दैला है उसके लिए। किसान की बेटी हूं, यूं चक्रों में नहीं आने वाली। जोरदार ठंगाई नहीं बनी, फिर मैंने कहा ये तो बात विधानसभा के पटल पर ले जानी पड़ेगी। विधानसभा के पटल पे आपकी बात रखी और बुलंदी से रखी। ओसिया के मतदाताओं के हक की लड़ाई थी, वो आपके गांव की टंकी थी, और मुझे कोई गुरेज नहीं है अपनी ही सरकार के मंत्रियों से ओसिया के काम के लिए पूछताछ करनी पड़े तो। मेरा हाथ नहीं कांपता, मेरी जबान के अंदर दरारें नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा सबसे पहला और प्रथम कर्तव्य अगर कोई है तो वो ओसिया की जनता के प्रति है। मैं राजस्थान की विधानसभा में ओसिया के मतदाता को वोट लेकर गई और उनके वोट के हक के लिए किसी से भी लड़ना
और लड़ती आई है। और मैंने उस वोट की ताकत से काटी हुई टंकियों को आप जान सकते हैं कितनी टंकियां दी। उन्होंने 5 टंकी काटी, मैंने उस एक के अंदर 21 टंकी कराई। दूसरे में उन्होंने 5 या 4 टंकी काटी, मैंने 11 टंकी कराई। मैंने स्कीम बदल दी और मैंने कहा बनेगी तो ऐसे ही बनेगी। और 103 टंकियों का मतलब आप जानते हैं, हर 18 दिन पर ओसिया की जनता को एक पीली टंकी, हर 18 दिन पर। अभी मुझसे पहले सावर परियार जी कह रहे थे कि आज से 18 दिन बाकी हैं ओसिया के रण के लिए, और मैंने आपको इन 5 सालों के हर 18वें दिन पर एक पीली टंकी दी। यह औसत निकलती है। और इस औसत के साथ साथ जो शतक मैंने लगाया है, आपको वादा करती हूं कि ओसिया के 5 साल के अंदर मैंने 100 टंकियों का शतक लगाया है। उसमें भी आऊंगी मैं, शेरनियों पे रुक जाओ। अभी तो मैंने गाड़ी फर्स्ट में डाली है, अभी तो फर्स्ट गियर में डाली है। मैंने 5 साल के कार्यकाल के अंदर 100 का शतक लगाया। वादा करती हूं दूसरा कार्यकाल दिया तो दोहरा शतक और तीसरा शतक लगाऊंगी। हर पंचायत के अंदर आज टंकी है, किसी पंचायत में तो 4-4 टंकियां हैं। हर राजस्व गांव को टंकी दी है, और कई गांवों में तो यह स्थिति हो गई कि मैंने 2-2, 3-3 ढानियों में भी टंकी दी है एक ही गांव में। उन्होंने कहा साहब ये यहां नहीं बन रही है, तो मैंने कहा ये तो ट्यूबवेल की तरह करने लग गए आप, कि साहब नेडी खुदाओ मैं छूट जाई। मैंने कहा पहले तो था 6 पंचायत अलगाऊ था, पानी आओ तो भी टंकी हूं। हम तारे गांवरी टंकी है तो थे कहो कि अलगी पड़ गई, पहले थारे 5 साल अलगी हुई को नहीं। मैं कोई बात नहीं, मैंने मेरे पिता से सीखा जब वो जल संसाधन मंत्री थे, और ट्यूबवेल के लिए जब 2 पक्ष लड़ते थे तो मेरे पिता कहते थे मुस्कुराकर कि ये जल का महकमे का जो चाबी है ये मेरे हाथ में है, और ये आपके वोट से है, क्यों लड़ रहे हो? 2 ट्यूबवेल ले जाओ। ये जल है जिसे हम अंजलि में लेकर कसमें खाते पवित्र है, इसको साक्षी रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि जिसके मत से मैं जीत कर गया हूं उस जल के लिए लड़ाई करे। ये महकमे के अंदर ये पेन आपके लिए चलता रहेगा। आपने मुझे संबल दिया तो जहां जहां टंकियों की लड़ाई हुई और उसके अंदर अगर किलोमीटर ज्यादा था तो मैंने वहां पे दूसरी टंकी कह दी। मैंने कहा लड़ाई मत करो टंकियों के लिए, दिव्या मदेरना आपकी बेटी में दम है, दूसरी दे दूंगी। और अगर आपने मुझे दूसरी बार जिताया तो मैं वादा करती हूं कि ओसिया के अंदर ढानी आपकी अपनी अलग टंकी कर दूंगी। मैंने दूसरा वादा किया था कि हम मथानिया में सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल सैटेलाइट लाने के लिए जो नियम है वो पूरे नहीं होते।
उनसे और मेरी बात हुई थी, सबसे ज्यादा उन्होंने इस बात को रखा था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध किया कि सूबे के मुखिया होने के रूप में नियमों में शीतलता देना आपके पास में वो अधिकार है, और इसलिए मथानिया में सैटेलाइट हॉस्पिटल उन्होंने नियमों में शीतलता देते हुए मथानिया में सैटेलाइट हॉस्पिटल दिया। मैंने वादा किया था, क्योंकि 75 जीएसएस महिपाल जी ने बनवाए थे, 75 जीएसएस। पानी की परियोजनाएं, टंकी, या तो टंकियां बनी थी महिपाल मदेरणा जी के कार्यकाल में, या हमारे काल में एक टंकी बीजेपी के कार्यकाल में नहीं आई, एक टंकी। उन्होंने वादा किया था, और उस वादे को आगे ले जाते हुए मैंने ये कहा था कि मैं किसान वर्ग से आती हूं, और किसान वर्ग के बिजली और पानी दो मुद्दे हैं, लेकिन मैं अब की बार स्वास्थ्य के ऊपर भी केंद्रित रखूंगी। बाद में 2 साल बाद कोविड आया और हमने देखा कि मेडिकल का मूलभूत ढांचा जो है कैसे चरमरा गया कोविड के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हाहाकार मची, 1 लाख रुपए ले रहे थे बेड के, किस तरीके से हालत हो गई, और सबको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट होना पड़ा। कई ऑक्सीजन नहीं थे, बिना ऑक्सीजन भर्ती कर रहे थे। तो मैंने पूरे ओसिया के मैप के ऊपर बिल्कुल सोच समझकर चरणबद्ध तरीके से मेडिकल के ढांचे को बुलंद किया। मैंने सामड़ाऊ को इधर सीएचसी बनाया, मैंने उधर तिवरी को सीएचसी बनाया, मैंने सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया मथानिया में, ओसिया के अंदर उप जिला और मेडिकल मदर एंड चाइल्ड केयर दिया, उस तरफ मैंने 12 को सीएचसी बनाया। चारों तरफ से मैंने पीएचसी आई वो अलग है, मैंने चारों तरफ से जोन में बांटते हुए मेडिकल के ढांचे को पुनः तरीके से सशक्त किया है। यह उपलब्धि है हमारी 5 साल की। मुझे कोई बताए कि बीजेपी के कार्यकाल के अंदर कितने हॉस्पिटल, कितनी सीएचसी आई थी? कितनी सीएचसी आई थी? 0, नॉट आउट। हम हैं, हम नॉट आउट हैं। और वो हर बात पे टंकी कितनी? 0, सीएचसी कितनी? 0। और फिर कहते हैं कि हम ओसिया के विकास की नई गाथा लिखेंगे। विद्युत के अंदर मुझसे पहले बता रहे थे, और मैं पहले बता चुकी हूं, क्योंकि मैं किसान वर्ग से आती हूं और हमारे पास में कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है आय का। हमारे यहां कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कोई मजदूरी पे नहीं जा सकता है, और हम पूर्ण तरीके से खेती पर निर्भर है। तो जो हमारी आजीविका है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए? कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है, कई बार होती नहीं है, अकाल पड़ जाता है, और किसान हमेशा दोहरी मार झेलता है। किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं। 3 काले कानून आए तो मैं राकेश टिकैत जी के साथ दिल्ली में बैठी थी, अभी किशन खुलीवाल जी बता रहे थे। तो मैंने एक चीज तरकीब लगाई, मैंने कहा क्या किया जा सकता है कि ओसिया के किसान को एक सुरक्षा का भाव दे सके, क्योंकि प्रकृति की मार को हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने कहा विजिलेंस नहीं आएगी ओसिया के अंदर, निर्बाध बिजली ओसिया के किसान को मिलनी चाहिए। पहले आप सोते थे, गेट पे पहरा देते थे कि विजिलेंस आ जाएगी, क्या हाल होते थे वो तो मैंने आपसे जब व्यक्तिगत संवाद किए, मीटिंगें करी, तो सब मांड के बताया आपने मुझे। राज कैसा चाहिए, विजिलेंस वाला या बिना विजिलेंस वाला? नहीं, फिर बताओ राज कैसा चाहिए? तो हमने किसानों को एक सुरक्षा का भाव देने की कोशिश करी। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, और 200 विधानसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो दिव्या मदेरणा का दावा है कि जो सीट पर उन्होंने नामांकन भरा है
औसिया सीट से तो वही जीतने वाली हैं। और पूरे राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बनाती हुई फिर से नजर आएगी। क्या यहाँ पर जो ये देखा जाता है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस पार्टी, क्या अगर वही चलन चलता हुआ नजर आएगा तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, या फिर ये नियम टूटेगा और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ यहाँ पर अपनी सरकार बना पाएगी? अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बनती है तो क्या सचिन पायलट को सीएम पद के लिए उतारा जाएगा या फिर अशोक गहलोत को आगे किया जाएगा? क्या कुछ राजस्थान के चुनावों को लेकर रखता है और कांग्रेस में कौन हो सकता है सीएम चेहरा? क्या कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीतती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? जरूर बताएं। धन्यवाद।